नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आज जो है वो अपन मेवाड़ के गोहिल वंश को जो है वो समापन करेंगे। आज अपना ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर कल से हम मारवाड़ का इतिहास जो है वो शुरू करेंगे, मारवाड़ का राठौड़ वंश। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में। कैसे हैं आप? लोकेश कुमार जी, सैनी, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज थोड़े कमेंट मुझसे दूर हैं तो मैं थोड़ा सा पास जाके कमेंट देख लेता हूँ। अनिल राणा, कैसे हैं आप? राखी जी, स्वागत आपका। ब्लॉक आईडी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शैक्षिक परिदृश्यों की क्लास आपकी कल परसों शुरू हो जाएगी। परसों, आज जो है वो मनोविज्ञान के 2 टॉपिक बचे हुए वो करवाएंगे और इसके बाद जो है वो शैक्षिक परिदृश्य की क्लास शुरू करेंगे। जगदीश जी, स्वागत आपका। प्रमोद जी, स्वागत आपका। पुष्पेंद्र जी, ढानी के छोरे, सुलोचना जी, खुशबू जी, महक, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं गोहिल वंश के बारे में। ठीक है, चर्चा करते हैं किसके बारे में? गोहिल वंश की जो है वो चर्चा आज के सेशन में करेंगे। लास्ट सेशन तक हमने जो है वो चर्चा कर ली थी कि हमें जो है वो क्या पढ़ना है, हमें राज सिंह के बारे में पढ़ना है। आज का सेशन बहुत ही छोटा सा ही सेशन है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट कल हमने गोहिल वंश को पूरा कर दिया था और आज हमें जो है शुरुआत करना है राज सिंह। कल हमने जगत सिंह प्रथम तक पढ़ लिया था। जगत सिंह प्रथम ने जो है वो जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखवाई थी, लेखक थे इसके कृष्ण भट्ट, और हल्दी घाटी के युद्ध का इसमें वर्णन हमें मिला था। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से राज सिंह से। राज सिंह का जो शासनकाल है, महाराणा प्रताप के बाद ऐसा कोई बेहतरीन शासक नहीं हुआ है ना, लेकिन राज सिंह का शासनकाल काफी अच्छा रहा। उन्होंने मुगलों के साथ जो है वो काफी जो है वो संघर्ष किया। आप सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने जो है वो मुगलों के साथ संधि कर दी थी और संधि के बाद जो है वो संधि की शर्तों को निभाया गया काफी लंबे समय तक। लेकिन राज सिंह जब शासक बने तो उन्होंने संधि की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया और उस टाइम तक मुगल भी जो है वो कमजोर होने लगे थे। हालांकि जब राज सिंह शासन काल में थे राजस्थान में, मेवाड़ के, उसी समय औरंगजेब का शासनकाल प्रारंभ होता है मुगलों में। तो मुगल में औरंगजेब और इधर राजस्थान के राज सिंह, राणा राज सिंह का जो आपस में प्रतिरोध है वो काफी ज्यादा चला, जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटी। जिसमें एक तो चारुमती से विवाह करने की घटना है, औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था, जजिया कर का विरोध करना, इस प्रकार की काफी घटनाएं जो है वो घटती है, जिससे मुगल और मेवाड़ के रास्ते जो है वो जो संधियों के रास्ते थे वो भी जो है वो छिन्न भिन्न होने लगे थे। तो आइए इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं और बाकी आपके कमेंट जो है वो दूर है तो आपके कमेंट को बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। एक बार सारे बच्चे लाइक शेयर कर दो फटाक से, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। हीरालाल देवपुरा है जिनका शासनकाल जो है वो सबसे कम रहा है। तो चले देखिए, छोटा सा सेशन है, फटाक से पूरा करते हैं। हर्षवर्धन, कैसे हैं आप? ठीक है, देखिए राज सिंह के काल के अंदर जो है, राज सिंह के मुगलों के साथ संबंधों की अगर चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो राज सिंह जब शासक बने तब तो शाहजहां शासक थे और फिर शाहजहां के जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो राज सिंह थे, इन्होंने किसका साथ दिया था? औरंगजेब का साथ दिया था। यानी उत्तराधिकार जो संघर्ष चला शाहजहां के पुत्रों में, उसमें राज सिंह ने जो है औरंगजेब को क्या दिया? साथ दिया, औरंगजेब का सहयोग किया और राज सिंह ने आक्रमणकारी नीति अपनाई। यानी मुगलों के सामने अधीनता न मानते हुए आक्रामक नीति को जो है वो इन्होंने अपनाया
और जैसे कि संधि की शर्त थी जो अमर सिंह ने की थी, उस संधि की शर्त में यह कहा गया था कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उस पे कोई नया निर्माण नहीं करवाओगे, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो। लेकिन राज सिंह ने संधि की शर्तों को नजरअंदाज करते हुए, संधि की शर्तों को तोड़ते हुए और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पुनर्निर्माण के कार्य जो है वो शुरू करवाए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल मेवाड़ संधि को किसने जो है वो तोड़ा, तो राज सिंह ने जो है वो तोड़ा। उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर, क्या था जजिया कर? जजिया कर एक धार्मिक कर था। अगर हिंदू कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर कोई भी यात्रा करता है, धार्मिक यात्रा करता है, तो उसे एक टैक्स देना पड़ता था और उस टैक्स का नाम था जजिया कर। अगर कोई धार्मिक यात्रा करता है हिंदू व्यक्ति, तो उसे अपनी यात्रा पे टैक्स देना पड़ता था, जैसे जजिया कर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा रूपनगढ़ किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, इस चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब के विरुद्ध में जो है वो विवाह किसने कर लिया था? राज सिंह ने कर लिया। किसने कर लिया? राज सिंह ने कर लिया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चारुमती का, जजिया कर का, और औरंगजेब का समर्थन किया, है ना, इस तरीके के। अब देखो नेक्स्ट क्या बनता है। हाड़ी रानी सहल कंवर भी इन्हीं के अवस्था में थी। सलुम्बर के सामंत थे रतन सिंह चुंडावत, और इनका अभी ताजा ताजा नया नया विवाह हुआ ही था। और इधर जो है वो मेवाड़ में युद्ध शुरू हो जाता है, और युद्ध के समय जो है वो इनको संदेश भेजा जाता है, सलुम्बर संदेश भेजा जाता है कि युद्ध शुरू हो गया और आपको युद्ध में आना है। तो आज शादी है और कल युद्ध में जाना है। तो ऐसी कंडीशन थी कि जो सलुम्बर के सामंत रतन सिंह थे, उनको अपनी रानी से बड़ा स्नेह था और वो अपनी रानी को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, है ना। किंतु परंतु चल रहा था उनके मन में, और इस बात का पता चल गया किसको? रानी सहल कंवर को। तो रानी को पता चल गया कि पति के दिल में तो क्या है प्यार बड़ो ज्यादा जाग गयो और बहादुरी खत्म हो गई। तो इसने समझाया कि आप जाइए, एक वीर के लिए युद्ध भूमि ही असली जो है वो रण होता है, तो आपको युद्ध भूमि में जाना चाहिए। तो पति पत्नी के समझाने पर यह चला तो गया, लेकिन मन इसका कहां पड़ा हुआ था? मन इसका कहां पड़ा हुआ था? महल में ही पड़ा हुआ था। अपनी पत्नी की बार बार याद आ रही थी। तो इसने रास्ते में जा रहा था, यानी सेना लेके रवाना हो जाता है और अपने सैनिक को भेजा रास्ते में कि यार रानी की बहुत याद आ रही है। अब उस टाइम फोन तो था नहीं कि फोन में फोटो देख ले, है ना, और ना ही वीडियो कॉल की सुविधा थी कि वीडियो कॉल कर ले। तो इसने कहा कि अपने सैनिक से कहा कि तुम ऐसा करो, हम तो आगे चल रहे हैं, तुम भाग के वापस जाओ और रानी से कहना कि कोई ऐसी चीज दे दे, कोई ऐसी सेनानी दे दे जिसको देखकर मैं रानी को जो है वो याद करता रहूं और वो मुझे ज्यादा जो है वो याद ना भी आए, है ना। तो सैनिक भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया वापस, बोला कि रानी जी के पास पहुंचा और बोला कि राजा जी ने कोई ऐसी सेनानी मंगाई है जिससे कि राजा जी आपको याद करते रहें, ठीक है, जब भी याद आए तो सेनानी को देख ले। तो रानी समझ गई और न्याल कौन करेगा, और जो युद्ध भूमि में चल गयो तो भी मरे 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 हो, शहीद हो गयो, क्यों गए? ध्यान तो कड़े है मेरे में गए। तो जब आपका ध्यान ही केंद्रित नहीं है तो युद्ध में कैसे जीत पाओगे? तो रानी समझ गई और रानी ने कहा ठीक है रुक, तू 2 मिनट खड़े रहे, मैं भी सेनानी लेके आऊं। और कहते हैं कि रानी सहल कंवर जो थी, हाड़ी रानी थी, इतनी वीर थी कि अपनी तलवार से अपनी गर्दन को काटा, और उस गर्दन को उसकी जो अन्य दासियां थी उसने उन दासियों को कहा कि इस गर्दन को तुम थाल में सजा के ढक के दो सैनिक को। और वो गर्दन जो है वो ढक के दी जाती है ऐसे घूंघट में, और सैनिक जो है वो आंखों में आंसू लिए हुए पहुंचता है और देखता है, राजा देखता है कि थाल में रानी की गर्दन है, सिर है। और यह देखकर जो है वो राजा समझ गए कि भैया मामला समझ गया हूं मैं, रानी को पता चल गया है कि मेरा मन युद्ध में नहीं है, इसलिए उसने जो है मैं युद्ध में जीत जाऊं, मेरा युद्ध में पूरा फोकस रहे, इसीलिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। तो ये थी हाड़ी रानी सहल कंवर।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाड़ी रानी सहल कंवर किसकी पत्नी थी? रतन सिंह की पत्नी थी। और हाड़ी रानी सहल कंवर का जो ये घटनाक्रम था वो किसके शासनकाल में हुआ? राज सिंह के शासनकाल में हुआ। इसी के ऊपर एक सेनानी नामक कविता जो है वो लिखी गई है मेघराज मुकुल के द्वारा। राणा ने मांगी सैनानी सर काट दियो छतरानी, इस तरीके की कविता है। सुनोगे तो बहुत ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर कोई अच्छा वक्ता सुनाने वाला हो तो। ठीक है। इसके बाद जो है वो श्रीनाथ मंदिर बनाया सिहाड़ गांव में नाथद्वारा में राज सिंह ने। द्वारिकाधीश का मंदिर बनाया था कांकरोली के अंदर नाथद्वारा में। अंबा माता का मंदिर बनाया उदयपुर के अंदर। इसके अलावा 3 झीलों का निर्माण किया, राजसमंद झील गोमती नदी पर बांध बनाकर, जाना सागर झील उदयपुर में, और त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया उदयपुर में। तो ये जो है वो राज सिंह के कुछ स्थापत्य कला के जो है वो उदाहरण है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो इनके प्रमुख 2 विद्वान थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये सबसे ज्यादा मोस्ट है क्योंकि इन्होंने जो है वो राज प्रशस्ति की रचना की। राज प्रशस्ति की रचना की तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है राज प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखवाई गई या किसने लिखवाई? तो राज सिंह ने लिखाई। राज प्रशस्ति के जो लेखक थे वो कौन थे? रणछोड़ भट्ट थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। और किस झील की पाल पे लिखी गई है? राजसमंद झील की उत्तरी पाल पर। कौन सी पाल पर? उत्तरी पाल पर जो है ये लिखी गई है राज प्रशस्ति। 9 चौकी पाल के नाम से जाना जाता है उत्तरी भाग। 25 काले रंग की शिलाओं पर ये जो है राज प्रशस्ति लिखी गई है, जिसको 1662 से 74 तक लिखाया गया। और बप्पा रावल से राज सिंह तक जितने भी शासक हुए हैं, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक जितने भी शासक हुए हैं उन सबका विवरण इसमें लिखा है। प्लस इसमें मुगल मेवाड़ संधि की भी जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है वो इस राज प्रशस्ति से प्राप्त होती है। केवल कमेंट लिखने से ये नहीं होगा। रीट मेरी माँ का ख्वाब है, मैं अपनी माँ का ख्वाब कैसे तोड़ दूं। अगर तुम ये सोचते हो और ये तुम्हारे मन में है ना तो तुम कमेंट कभी नहीं करोगे इस तरीके का, क्योंकि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। इतना साइलेंटली जो है वो अपना कार्य करो कि जब सफल हो जाओ तब तहलका मचे। जब सफल हो जाओ ना तभी तहलका मचे। और अगर आप चीख चीख के कह रहे हो इसका अर्थ है कि आप कर नहीं रहे हो। अगर आपको अपनी माँ के ख्वाब का ख्याल होता तो यहां पर आप कमेंट की जगह रजिस्टर में नोट्स लिखते होते। तो इसका अर्थ है कि आप केवल मुंह से कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। क्योंकि करते तो नोट्स लिखते होते, ना कि कमेंट लिखते होते। तो प्रैक्टिकल करो, थ्योरेटिकल मत करो, है ना। थ्योरेटिकल करना आसान है, करना आसान है ना, लेकिन प्रैक्टिकली करना बड़ा कठिन है। आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, सब जगह गांधी जी की पिक्चर लगी होती है ना। कोई भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, वहां पर गांधी जी की फोटो दिखेगी। और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मना लेते हैं, गांधी जी को नमन भी कर लेते हैं। और स्कूल में मेरे जैसे अध्यापक गांधी जी पर लंबा लंबा भाषण भी दे देते हैं। दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं? लेकिन क्या गांधी जी की राह पर चले? राह पे नहीं चल पाए। तो हमारे जो समाज है और हम जो लोग हैं वो प्रैक्टिकल कम करते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा करते हैं। मुख से कहते हैं, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, और हम झूठ भी बोलते हैं और लड़ते भी हैं। तो इसीलिए क्या होती है कि हमारी बातें ज्यादा कारगर नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो कि आपको मुंह से कहने की जरूरत नहीं हो, आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ। जैसे सचिन तेंदुलकर को आप पढ़ोगे तो सचिन तेंदुलकर बहुत सारे ऐसे मैच हुए जिनमें वो 99 पर या 91 पर 92 पर कभी कभी 0 पर आउट हो जाते थे। और जब सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते थे तो मीडिया में, है ना, उनका बहुत ज्यादा जो है वो कहा जाता था कि इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। अब इनमें वो बात नहीं रही है इस तरीके से, है ना। लेकिन सचिन तेंदुलकर कभी भी जो है अपनी मुंह से जो है जवाब नहीं देते थे। वो कभी भी जो है वो
कभी भी ये नहीं कहते थे कि मैं 0 पर आउट हो गया तो ये कर लूंगा या वो कर लूंगा। वो क्या करते थे, रात को 2-2 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे। जब सारी दुनिया सोती रहती थी ना, तो वो नेट प्रैक्टिस करते थे। उस वीडियो को हजारों बार देखते थे जिस बॉल पर वो आउट हुए, और उसी बॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती थी, उसमें डाटा फील्ड करना होता था कि कैसी बॉल आनी है, और उस बॉल पर हजारों लाखों बार प्रैक्टिस करते थे और ये तय करते थे कि दोबारा इस बॉल पे कभी आउट नहीं होऊंगा। इसीलिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। मुंह से कहना आसान है, प्रैक्टिकल करो। मुंह से तो कहो ही मत, लोग ही कहेंगे कि यार छोरो तो जोरगो गए बेटो, दिख तो यही गए, पर वास्तव में यार खाटो हो गए, है ना, खारो और खाटो नौकरी लाग ही गए हो गए, है ना। तो लोग आपकी बात कहें, आप अगर बात कर रहे हो तो फिर कोई अपने मियां मिट्ठू बनना तो आसान है ना। लोग अगर आपकी बड़ाई कर रहे हैं ना, लोग यानी लोग कौन, घर वाले नहीं, घर वाले तो अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं, मोहल्ले वाले, आपके दुश्मन, वो आपकी बड़ाई करें तब मान लेना कि आप सफल हो, वरना क्या है, कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कितने भी कमेंट लिख दो कि मैं इसके ख्वाब पूरा कर रहा हूं, उसके कर रहा हूं, कुछ होगा नहीं। इनकी उपाधि थी विजय कटकाटू की। राज सिंह की क्या उपाधि थी, विजय कटकाटू की उपाधि थी इनके पास। इसके बाद देखिएगा, इनके बाद शासक बनते हैं अमर सिंह। अमर सिंह का शासनकाल था 1698 से 1710 तक। इनके समय एक मुख्य घटना घटती है, देबारी समझौता होता है 1708 में। और ये जो देबारी समझौता था वो बहादुर शाह जो था, बहादुर शाह प्रथम, इस बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ ये समझौता किया गया था। यानी इसके खिलाफ मुगल बहादुर शाह जफर के खिलाफ तीनों जो है संयुक्त रूप से युद्ध करने की नीति इन्होंने अपनाई थी। इसके साथ साथ इसमें एक और समझौता यह भी हुआ, एक और समझौता यह भी हुआ कि क्या हुआ कि जो अमर सिंह है इनकी एक पुत्री है। अमर सिंह की क्या है, एक पुत्री है जिसका नाम है चंद्र कंवर। और इस चंद्र कंवर का विवाह जो है वो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह से किया गया, और इस शर्त पे किया गया कि जय सिंह और चंद्र कंवरी का जो पुत्र होगा वही क्या बनेगा, जयपुर का अगला शासक बनेगा। तो आपको याद है कि जयपुर के दो शासक हैं, बुद्ध सिंह और ईश्वरी सिंह, है ना, बुद्ध सिंह और ईश्वरी सिंह। ये दोनों इसी विवाद के कारण जो है वो आगे आपस में जो है वो उत्तराधिकार का युद्ध करते हैं। ईश्वरी सिंह जो है वो ईश्वर लाट से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, और बुद्ध सिंह ने जो है वो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, बुद्ध सिंह तो बूंदी वाला था, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, तो माधो सिंह ने जो है मुगल वहां मराठों की सहायता भी ली थी। और ये जो विवाद है यहीं से उत्पन्न हुआ था, चंद्र कुंवरी और ईश्वरी सवाई जय सिंह के विवाह को लेकर। इसके बाद शासक बनते हैं संग्राम सिंह द्वितीय, जो कि 1710 से लेकर 1734 तक शासक रहते हैं। और इन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनाई उदयपुर में। सीसाराम में इन्होंने वेदनाथ मंदिर बनाया और वेदनाथ प्रशस्ति लिखाई रूप भट्ट के द्वारा। वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है, रूप भट्ट। इसके बाद देखिए जगत सिंह द्वितीय जो है वो शासक बनते हैं। इनके समय मुख्य कार्य हुआ हुरडा सम्मेलन, है ना, हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ, कारण क्या था, इस समय जो है राजस्थान में मराठों का बहुत ज्यादा आतंक मचा हुआ था। यानी मराठा जो थे वो बार बार राजस्थान पे आक्रमण कर रहे थे, राजस्थान से जो है वो चौथ वसूल कर रहे थे, और राजस्थान के शासकों को काफी ज्यादा परेशानी इससे हो रही थी। तो इनसे निजात पाने के लिए सभी राजस्थान के जो प्रमुख शासक थे उन्होंने हुरडा नामक स्थान पर जो है वो मिलने का तय किया, और यहां पर हुरडा सम्मेलन हुआ जो कि 17 जुलाई 1734 को संपन्न होता है भीलवाड़ा में। लेकिन इसका कोई बेहतरीन परिणाम नहीं निकल पाता है। और जो जगत सिंह थे वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, हुरडा सम्मेलन के क्या थे, अध्यक्ष थे। और जयपुर के शासकों के कारण ये हुरडा सम्मेलन जो है वो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद भीम सिंह बनते हैं शासक। भीम सिंह जो शासक बनते हैं, इनके काल की एक प्रमुख घटना यह है कि भीम सिंह जो थे इनकी पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था, कृष्णा कुमारी था। और जो कृष्णा कुमारी है इसका विवाह तय हो जाता है मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ। देखना कि मेवाड़ के शासक है भीम सिंह, भीम सिंह की पुत्री है कृष्णा कुमारी, इसका विवाह तय हो जाता है मारवाड़ के शासक भीम सिंह से। किससे तय हो जाता है,
मारवाड़ के शासक भीम सिंह से विवाह तय हो जाता है, शादी का नारियल भी भिजवा दिया जाता है, लेकिन शादी से पहले ही भीम सिंह जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। विवाह से पहले, विवाह से पहले भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, यानी दूल्हे की मृत्यु हो गई। अब भीम सिंह, इधर जो लड़की का पिता है वो बड़ा दुखी हो जाता है कि आपा तो ये करा, छोरी को ब्याह तो कर भाई मांड दियो, लेकिन दूल्हा ही चला गया तो अब क्या करे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह जो है वो उसी दिन करने के लिए जयपुर के शासक जगत सिंह के पास नारियल भेजा, जगत सिंह द्वितीय के पास, कि जगत सिंह जी, हम अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह आपसे करना चाहते हैं। और जयपुर के शासक जगत सिंह ने इस नारियल को एक्सेप्ट कर लिया, बोले ठीक है मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात का पता चला किसको? भीम सिंह के भाई मान सिंह को। किसको पता चला? मान सिंह को पता चला। और मान सिंह जो है वो बड़ा क्रोधित हुआ और इसने जयपुर को संदेश भिजाया कि देखो जगत सिंह, कृष्णा कुमारी का विवाह मेरे बड़े भाई भीम सिंह से होने वाला था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई है। कृष्णा कुमारी का नारियल हमारे पास आया है तो वो मारवाड़ की ही बहू बनेगी, और तुम ये मत करो, तुम जो है हमसे दुश्मनी मत लो, और तुम्हें ये नारियल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, कर लिया तो कर लिया। अभी तुम इनसे जो है वो विवाह, यानी अभी रिश्ता ही हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो आप मना कर दो, क्योंकि पहले हमारे भाई के संग जो है वो इनका विवाह होने वाला था और अब जो है मैं करूंगा इससे विवाह, मान सिंह ने कहा। लेकिन जगत सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं होने देंगे, हमारे पास नारियल आया है तो विवाह भी हम करेंगे। और इसी बात को लेकर जो है इनके मध्य युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका नाम है गिंगोली का युद्ध, जो कि परबतसर नागौर में होता है। 1807 में जगत सिंह, जयपुर के जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह के मध्य भीषण युद्ध होता है और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसको रोकना बड़ा कठिन हो गया। तो यहां पर टोंक के एक शासक थे, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक के शासक थे अमीर खां पिंडारी। इन्होंने जो है वो भीम सिंह को सलाह दी, जो कि कृष्णा कुमारी के पिता थे, कि देखो भीम सिंह जी, ये तो लड़ाई करवा के छोड़ दी, इन्हें जयपुर आ रहा लड़ ला रहे, बिना जोधपुर आ रहा लड़ा रहे, लड़ाई को कोई अंत को नहीं। एक ही तरीको है कि थे लड़ाई की जड़ नहीं खत्म कर दो। लड़ाई क्या खातर हो रही है? कृष्णा कुमारी खातर हो रही है, तो जे आप कृष्णा कुमारी ने खत्म कर दिया तो लड़ाई खत्म। देखिए लड़कियों की क्या स्थिति रही है हमारे इतिहास में, और कृष्णा कुमारी को जहर दे के मार दिया गया, फिर जाके युद्ध शांत हुआ। यहां पर यह भी कर देगा चौखो लड़न दो, जिको जीतता हो वैसा ब्याह कर दे, है ना। लेकिन एक लड़की का बलिदान दे दिया गया। कृष्णा कुमारी की कोई गलती नहीं थी। पिता ने कहा भीम सिंह से ब्याह कर लो, लड़की बोली हाँ बापूजी भीम सिंह से कर लेती हूं। भीम सिंह चल बसिया। पिता ने कहा कि जगत सिंह द्वितीय से ब्याह कर लो, बेटी ने कहा ठीक है बापूजी ब्याह कर लेती हूं। लड़की की क्या गलती है इसमें बताओ? राजकुमारी की कोई गलती नहीं, कृष्णा कुमारी की। उसने तो जहां पिता ने कहा वहां कर रही है, और लास्ट में उसको जहर देके मार दिया गया। तो ऐसे भी हमारे इतिहास में वाक्य जो है वो हमें मिलते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं 13 जनवरी 1818 को भीम सिंह ने जो है अंग्रेजों से संधि कर ली। स्वरूप सिंह शासक बने और 1857 की क्रांति के समय ये शासक थे। इसके बाद फतेह सिंह शासक थे बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, और महाराणा भूपाल सिंह थे एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय भूपाल सिंह जो है वो शासक थे। और इस तरीके से ये मेवाड़ का इतिहास जो है वो पूर्ण हो जाता है। कल हम मारवाड़ का इतिहास पूरा करेंगे। एक इसकी पीडीएफ आपको दी गई है पहले ही, महाराणा प्रताप तक की शायद दे दी है ना, महाराणा प्रताप से पहले पहले की, और आज बाकी की पीडीएफ आपको दे देंगे, आप इसके नोट्स बना लीजिए। और देखो कई बच्चों ने ये कमेंट में पूछा है कि सर आप अभी जो पढ़ा रहे हो डिटेल वाले सेशन, वो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हो कि आरबीएसई से? तो एनसीईआरटी में तो राजस्थान का इतिहास ही नहीं है, तो एनसीईआरटी से तो पढ़ाया ही नहीं जाएगा।
आरबीएससी से मैं ये जो डिटेल सेशन है वो आरबीएससी से नहीं पढ़ा रहा हूं। आरबीएससी 6 से 10 मैंने आपको करवा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको यही कहा था कि हमें आरबीएससी से पूरा करना है, लेकिन आरबीएससी में इतना ज्यादा विस्तार में नहीं दिया गया है। हालांकि ये सारे शासक आरबीएससी में दिए गए हैं, लेकिन इतना ज्यादा विस्तार से नहीं दिया गया है। तो हमने सबसे पहले 6 से 10 तक का आरबीएससी पढ़ लिया, हमारा राजस्थान वाली पुस्तक। आपको भी क्या करना है, वो वन लाइनर क्वेश्चन बार बार पढ़ते जाना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं से पूछे जाएंगे। लेकिन मान लो वहां पर मेवाड़ के बारे में आ रहा है, महाराणा प्रताप के बारे में आ रहा है, तो उनके बारे में हमें और डिटेल सूचना लेनी है। तो इसलिए हमें यहां से फिर क्या है, थोड़ी और सूचना ली गई है, ताकि अगर वहां से कोई क्वेश्चन बच जाता है, अगर आरबीएससी हमारा राजस्थान से कोई क्वेश्चन नहीं लिया जाता है और अलग से ले लिया जाए, तो वो हम यहां पर कवर कर ले, क्योंकि वो लिमिट में है और यहां पर हम लिमिट को आगे यानी इसको थोड़ा और विस्तृत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि रोज 2 घंटे कम से कम जो है एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन और आरबीएससी हमारा राजस्थान के वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है। ये तो 2 घंटे का आप टाइम निश्चित रखो कि 2 घंटे मुझे पढ़ना है ना, तो बस उसको चलने दो और डिटेल में साथ में ये भी पढ़ते रहो। तो इससे क्या होगा कि सारी संभावनाएं तय हो जाएगी कि आरबीएससी से जितने क्वेश्चन आएंगे वो वहां पर कवर हो जाएंगे, और अगर कोई एक आधा क्वेश्चन बाहर से पूछा गया तो वो हम यहां से जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मेवाड़ का इतिहास पूरा। 12 बजे आज हम समझेंगे कि अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयां आती है। शैक्षणिक मनोविज्ञान का एक टॉपिक बचा हुआ था, 2 टॉपिक बचे हुए जिनमें आज एक टॉपिक कर रहे हैं अधिगम की कठिनाइयां, और कल शिक्षा मनोविज्ञान पूरा कर देंगे। और कल आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रिंट वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्लस परसों से अपन जो है वो शैक्षणिक आपका टॉपिक है ना शैक्षिक परिदृश्य, उसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, और कल 10 बजे जो है इस सेशन में अपन मारवाड़ के इतिहास की शुरुआत करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।